नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था। पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, जिसमें मुगल साम्राज्य के प्रमुख 6 शासकों, अ, मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर औरंगजेब तक के पढ़े थे। आज की क्लास में हम मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य का प्रशासन। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। मुगलों का राजत्व शरीयत पर आधारित था। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत के प्रतिपादक आरपी त्रिपाठी थे। मुगल शासकों में बाबर पहला शासक था जिसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की और खलीफा के नाम मात्र के प्रभुत्व को नकार दिया। बाबर के अनुसार बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं, बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादक खोंदमीर अपनी पुस्तक कानून ए हुमायूं में बताता है कि हुमायूं बादशाह को सौर परिवार में सूर्य तथा दरबारियों को ग्रह नक्षत्र तथा तारे समझता था। हुमायूं ने एक बार अपने चेहरे पर एक नकाब डाल दिया ताकि अ, अपने इर्द गिर्द देवता का आभास हो सके। हुमायूं राजत्व को देवीय देन के साथ निजी संपत्ति मानता था, जिसे वह किसी को भी दे सकता था। हुमायूं के लिए चौसा के युद्ध में जिस निजाम भिस्ती ने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की थी, उसको एक दिन की बादशाहत का अधिकार दिए जाने से इस मत की पुष्टि होती है। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है पृथ्वी ईश्वर के समस्त जिस प्रकार ईश्वर है जो पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। अकबर के समय राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में की है। उसके अनुसार राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। अबुल फजल ने जिस राजत्व के सिद्धांत का समर्थन किया, उसके अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर से उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक दिया गया है। अकबर ने सबसे पहले मुगल काल में राजत्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को समाहित किया। उसे निरंकुश, अनियंत्रित, परम पवित्र और देवी आदि विशेषणों से विभूषित किया। अकबर ने स्वयं कहा है कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं, किंतु देते बहुत है। अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानून के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और श्रेष्ठ बना दिया। अकबर का मानना था अकबर का मानना था कि प्रभुसत्ता एक दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर के द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया गया है। अकबर राजतंत्र को धर्म तथा संप्रदाय से ऊपर मानता है और उसने रूढ़िवादी इस्लाम सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई है। अबुल फजल अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों के औचित्य का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था, इसलिए इन्होंने अपने नाम से मोहम्मद हटाकर नूरुद्दीन यानी प्रकाश का स्वामी जोड़ा। नूर शब्द से जहांगीर को अत्यधिक लगाव था। इसी कारण जहांगीर ने अपने घोड़े का नाम नूरस, हाथी को नूरफिल, मापन इकाई को नूरगज नाम दिया है। शाहजहां ने आदिल शाह को भेजे गए फरमान में अपने आप को खुदा की परछाई यानी जिल्हे इलाही कहा है। औरंगजेब अपने आप को पृथ्वी पर खुदा का अभिकर्ता मानता था। मुगलकालीन राज्य का स्वरूप, प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्ल विथफोगल के द्वारा दिया गया था। इसका अभिप्राय यह था कि राज्य की समस्त शक्तियों पर बादशाह का पूर्ण अधिकार होता था। जैसे अकबर के द्वारा मजहर घोषणा तथा अमीर उल मोमिनीन की उपाधि
खलीफा की सर्वोच्चता को अस्वीकार करती है। जदुनाथ सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुगल बादशाह अपने आप में राज्य थे। बर्नियर ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्राच्य निरंकुशता कहा। बर्नियर कहता है कि महान मुगल भारत में विदेशी है। केंद्रीकृत शासन प्रणाली, यह सिद्धांत इब्न हसन, नरुल हसन, विलियम इरविन, अतहर अली तथा सतीश चंद्र के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत शासन की संपूर्ण शक्तियां बादशाह में निहित होती है तथा बादशाह ने केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया था, जिसका कार्य तथा प्राधिकारों का वितरण व्यवस्थित रूप से किया था। पैतृक अधिकारी तंत्र आधारित साम्राज्य, यह सिद्धांत स्टेफन ब्लेक के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत पारिवारिक लोग ही प्रशासनिक अधिकारी बनकर शासन का संचालन करते थे। खंडीय राज्य, यह सिद्धांत ब्रिटेन स्टैन के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार दरबार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। मुगल राज्य में केंद्रीकरण की मात्रा का निर्धारण के लिए डी स्त्रेसा ने मुगल राजतंत्र के स्वरूप का अध्ययन करते समय इस संकल्पना के औचित्य का परीक्षण किया है। सैनिक राज्य, यह सिद्धांत वी बार्तोल्द, जी.एस. हॉक्सन, मैकलिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार मुगल साम्राज्य शक्तिशाली सेना के सहारे संचालित था। छठा सिद्धांत राष्ट्रीय राजत्व की कल्पना, यह सिद्धांत पीटर हार्ड, एफ रिचर्डसन के द्वारा दिया गया है। इस मत के अनुसार प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। अब मुगलों का राजत्व सिद्धांत भी शरीयत पर आधारित था। मुगलों ने खलीफा की नाममात्र की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि व विवेक प्रदान किया है। जदुनाथ सरकार ने कहा कि मुगल प्रशासन भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का मिश्रण है अथवा वास्तविक रूप से यह फारस और अरब की प्रणाली भारतीय परिस्थितियों में प्रयोग की गई थी। मुगल भी राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। अबुल फजल के अनुसार राजत्व एक दैवीय प्रकाश फर्रे इज्जती है जो ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय को प्रकाशित करता है। समस्त शक्तियां बादशाह में निहित थी। वह निरंकुश शासक था। मुगल काल में वंशानुगतता का सिद्धांत तो था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे विजारत कहा जाता था। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक घोषित कर दिया। डॉक्टर ताराचंद ने मुगल शासन को कुलीनों का शासन बताया है। मुगल बादशाह के दो कर्तव्य, पहला जहांबानी और दूसरा जहांगीरी। जहांबानी राज्य की रक्षा और जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार। अकबर के समय में वकील, दीवान, वजीर, मीर बख्शी और सदर उस सुदूर, यह चार ही मंत्री पद थे। बाद के समय में वकील और दीवान यानी कि वकील और वजीर का पद एक ही व्यक्ति को दिया गया और वह राज्य का वकील ए मुतलक अथवा प्रधानमंत्री कहलाया। और वकील का शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधि है, अर्थात बादशाह का प्रतिनिधि जो उसके सभी अधिकारों का प्रयोग कर सके। बादशाह के बाद साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद वकील का था। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां वकील था। मुगल राजतंत्र में मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका प्रधान वकील ए मुतलक होता था। प्रारंभ में उसे वजीर कहा जाता था। बाबर एक राज्य में एक वजीर ही की परंपरा अपने साथ लाया था। निजामुद्दीन खलीफा उसका पहला वजीर था। हुमायूं की अचानक मृत्यु के पश्चात वजीर की स्थिति में परिवर्तन आया। उस समय उसका उत्तराधिकारी नाबालिग था, अतः उसके शिक्षक अभिभावक बैरम खां को खानखाना तथा वकील ए सल्तनत की उपाधि दी गई। उस समय से मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। बे- बैरम खां की बर्खास्तगी के बाद वकील का पद शक्तिहीन बना दिया गया। 1560 में अकबर ने बैरम खां के समस्त अधिकार छीन लिए तथा बर्खास्त कर दिया।
इसके पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद खां को 27 मार्च 1560 को प्रधानमंत्री बनाया। इसके साथ महामंगा को उसके साथ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महामनगा मुगल काल की पहली व अंतिम महिला थी जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री वकील पर नियुक्त किया गया। शिहाबुद्दीन के बाद महामनगा ने बहादुर खां के साथ संयुक्त प्रधानमंत्री का काम किया। बाद में महामनगा के स्थान पर मुनीम खां खानखाना की उपाधि के साथ चौथा प्रधानमंत्री बना। नवंबर 1560 में जीजी अनगा का पति शमसुद्दीन अतका खां पांचवा प्रधानमंत्री बना। अतका खां की हत्या के बाद मुनीम खां को एक बार फिर वकील बनाया गया। अकबर ने वकील के एक अधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर में बांट दिया। अकबर ने दीवान का नया पद सृजित कर उसे राजस्व राजस्व व वित्त मामलों का प्रधान बनाकर वकीलों की शक्तियों को कम किया गया। वजीर वजीर यह मुगल साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। बाबर व हुमायूं के समय वजीर का पद महत्वपूर्ण था। निजामुद्दीन खलीफा बाबर का वजीर था। हुमायूं के वजीर हुमायूं के वजीर प्रारंभ में अमीर उवैस तथा हिंदू बेग क्रमशः वजीर बने। तमाम सैनिक तथा असैनिक मामले उनके हवाले थे और वे युद्ध क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। ईरान से हिंदुस्तान वापसी के समय ईरान से हिंदुस्तान वापसी के समय हुमायूं ने कराचा खां को वजीर नियुक्त किया तथा वजीर के प्रभाव को कम करने के लिए ख्वाजा गाजी को मुशर्रिफ ए दीवान का पद दिया। 1548 ईस्वी में हुमायूं ने ख्वाजा कासिम को वजीर नियुक्त किया, किंतु बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में इसे हटा दिया गया। फिर ख्वाजा सुल्तान अली को वजीर नियुक्त किया, जो 1556 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा था। अकबर के वजीर हुमायूं की अचानक मृत्यु के पश्चात वजीर की स्थिति में परिवर्तन आया। उस समय उसका उत्तराधिकारी नाबालिग था, अतः बैरम खां को खान ए खाना तथा वकील ए सल्तनत की उपाधि दी गई। 1560 में अकबर ने बेरम को वकील के पद से बर्खास्त कर दिया। इसके पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद खां को 27 मार्च 1560 को पहला प्रधानमंत्री बनाया। इसके पश्चात महामनगा को उसके साथ संयुक्त प्रधानमंत्री बनाया गया। महामनगा के षड्यंत्र कर महामनगा ने षड्यंत्र कर शिहाबुद्दीन को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करवा दिया। इसके पश्चात महामनगा के साथ बहादुर खां को प्रधानमंत्री बनाया गया और वजीर को दो श्रेणियों में विभाजित किया। पहला वजीर ए तफवीज और दूसरा वजीर ए तनफीज। वजीर ए वजीर ए तफवीज जिनके पास असीमित अधिकार प्राप्त थे और वजीर ए तनफीज जिनके पास सीमित अधिकार प्राप्त थे। अधिकार सीमित थे, यह बादशाह की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करता था। वहीं वजीर ए तफवीज जो यह बादशाह द्वारा नियुक्त अधिकारियों को हटा सकता था तथा बिना बादशाह की अनुमति के उनको नियुक्त कर सकता था, किंतु इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने व स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं था। जहांगीर का प्रथम वजीर अब्दुल समद का पुत्र शरीफ खान बना, जिसे अमीर उल उमरा की उपाधि मिली। 1611 से 22 के मध्य एतमाद उद दौला इस पद पर रहा। इसके पश्चात उसका पुत्र आसफ खां वजीर बना। शाहजहां का वजीर शुरुआती वर्षों में आसफ खां था। इसके पश्चात सादुल्ला खां की नियुक्ति हुई। औरंगजेब के राज्यकाल में मीर जुमला, मोअज्जम खां, जफर खां तथा असद खां प्रधानमंत्री रहे। असद खान ने मुगल काल में सर्वाधिक 31 वर्षों तक वजीर के पद पर कार्य किया था। दीवान ए वजारत ए कुल के पद का सर्जन अकबर ने 1564 ईस्वी में वकील की शक्तियों को कम करने के लिए किया था। दीवान राजस्व व वित्त मामलों को देखना, राजस्व नीति का निर्माण करता था। अकबर ने मुजफ्फर खान तुर्बती को प्रथम दीवान नियुक्त किया था। सभी नियुक्तियां, हस्तांतरण एवं पदोन्नति के आदेश दीवान के कार्यालय से जारी होते थे। शाही दीवान पर नियंत्रण के लिए अकबर ने 5-6 दीवानों की नियुक्ति और की। मीर फतेहुल्ला को अमीमुल मुल्क कहा गया। टोडरमल के लिए अशरफ दीवान का प्रयोग किया गया।
दीवान की सहायता के लिए अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी। दीवान ए खालसा खालसा भूमि की देखरेख करता था। दीवान ए जागीर जागीर एवं इनाम की भूमि सयुरगल की देखरेख करता था। दीवान ए तन कर्मचारियों को वेतन बांटना। दीवान ए ब्यूतात राज्य के कारखानों के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। मीर सामा के अधीन कार्य करता था। दीवान ए वाकयात रोजाना की आमदनी व खर्चों का हिसाब रखना। साहिब ए तोहिज तोजीह सैन्य खर्चों की देखरेख करना। मुशर्रिफ ए खजाना मुख्य खजांची होता था। दीवान ए सादात धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी यह साम्राज्य के आय व्यय का प्रमुख लेखा परीक्षक होता था। दीवान ए मुंसरिफ आय व्यय से संबंधित महालेखाकार था। धीरे धीरे शाही दीवान ने वकील के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया तथा शाहजहां के काल में दीवान को वजीर आजम कहा जाने लगा। दीवान सम्राट की अनुपस्थिति में बादशाह की ओर से कार्य करता था। इस प्रकार वह बादशाह व शेष अधिकारियों के बीच कड़ी का कार्य करता था। अब मुगल बादशाह और उनके समय दीवान या वजीर। अकबर के समय मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, शाह मंसूर, ख्वाजा शाह मंसूर और फतेह उल्लाह। जहांगीर के समय एतमादुल्ला, शाहजहां के समय अफजल खां, इस्लाम खां तथा सादुल्ला खां। कुछ समय पश्चात फतेहुल्लाह सिराजी एवं राय परतदास को भी दीवान बनाया गया। अब मीर बख्शी यह सैनिक विभाग का प्रमुख था, लेकिन वह सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। मीर बख्शी के प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, रसद व हथियार आपूर्ति व अनुशासन बनाना था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश मीर बख्शी द्वारा ही जारी किए जाते थे। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके मासिक वेतन भी निर्धारित किया जाता था। मीर बख्शी के युद्ध के दौरान छोड़कर बाकी सेना को वेतन बांटने को कोई अधिकार नहीं था। सामान्यतः यह अधिकार दीवान ए तन को होता था। मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन का उत्तरदायित्व था। नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सम्राट के सामने पेश करता था। विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत होने वाले शाही महल के पहरेदारों के नामों की सिफारिश करता था। शाही महत्व व राजधानी के पहरेदारों की सूची बनाता था। मनसबदारों व सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। आरामगाहों की सैर व शिकार अभियानों पर भी सम्राट के साथ जाता था। वाकया नवीस खबरें सीधे मीर बख्शी को देता था। केंद्र में मीर बख्शी की सहायता के लिए दो बख्शी और होते थे, अतः कुल तीन बख्शी केंद्र होते थे। जहांगीर के समय में कुल 8 बख्शी होते थे। बख्शी ए लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंध करता था। मीर बख्शी का कार्य बरीद गुप्तचर एवं वाक्यानवीस का प्रमुख यही होता था। उनकी रिपोर्ट दरबार में मीर बख्शी के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती थी। मीर ए सामा मीर ए सामा उन भंडारों का भंडारी होता था जिनसे साम्राज्य की आवश्यकताओं के साथ ही शाही परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। यह पद शुद्धतः मुगलों की देन थी। यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। बादशाह व महल की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति की पूर्ति करता था। यह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। यह साम्राज्य के कारखानों का निरीक्षण करता था तथा दीवान ए ब्यूतात मुशर्रिफ आदि अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। मीर ए सामा पद की स्थापना अकबर ने की थी। औरंगजेब के काल में इसे खाने सामा कहा जाने लगा। पहले मीर सामा दीवान के अधीन था। जहांगीर ने इसे मंत्री का दर्जा दे दिया गया। सद्र उस सुदूर या सद्र ए कुल यह उलेमा का प्रधान व प्रतिनिधि होता था और शरीयत के अमल तथा व्याख्या करने में बादशाह का मुख्य सलाहकार होता था। यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था तथा यह बादशाह को सलाह देता था। इसके प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना, वजीफा देना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना व इस्लामी कानूनों के पालन पालन की समुचित व्यवस्था करना था।
वजीफा जीवन निर्वाह संबंधी नगद दिए जाने वाले भत्तों को वजीफा कहा जाता था। मदद ए मास अनुदान में दी गई भूमि को मिल्क अथवा मदद ए मास कहा जाता था। सद्र उस सुदूर दान में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का भी निरीक्षण करता था। इस भूमि को सयुरगाल या मदद ए मास कहा जाता था। पहले सद्र उस सुदूर व मुख्य काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। बाद में सद्र का पद अपना महत्व खो चुका था। जब वह मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। अकबर के समय यह पद अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने लगा। अकबर के समय शेख गदई प्रथम सद्र था। अकबर के समय अब्दुलनवी को सद्र उस सुदूर नियुक्त किया गया। बाद में अब्दुलनवी के खिलाफ शिकायत आने पर अकबर ने शेख फरीद बुखारी को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया। बाद में अब्दुलनवी के स्थान पर सुल्तान ख्वाजा को सद्र बनाया गया। अकबर के काल में मीर फतेहुल्लाह सिराजी एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो व्यक्ति सदारत से उठकर मुख्य दीवान बना हो। सद्र उस सुदूर का कभी स्थानांतरण नहीं होता था। 1578 ईस्वी से प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति होने लगी। मुगल काल का प्रथम सद्र उस सुदूर शेख गदाई था जिसे बैरम खान ने नियुक्त किया था। सद्र के कार्यालय को दीवान ए सआदत कहते थे। ख्वांदा मीर के ख्वांदा मीर के अनुसार सादत विभाग की स्थापना हुमायूं ने की थी। अकबर ने 1565 में मुजफ्फर खां तुर्बती को संस्तुति पर शेख अब्दुल नबी को सदर उस सुदूर नियुक्त किया। जहांगीर के समय सदर उस सुदूर मीरान सदर जहां व मुसाबी खां थे। शाहजहां के समय सदर उस सुदूर जलाल बुखारी व सैयद हिदायत अल्लाह थे। मुगल शासकों में अकबर और औरंगजेब ने अपने सदरों को अपदस्थ कर दिया था। अकबर ने अपने सदर अब्दुल नबी को सेवा मुक्त कर दिया था क्योंकि उसने उस अमोहा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसके द्वारा बादशाह को यह अधिकार प्राप्त होता था कि वह किसी संदिग्ध मामले में किसी भी उलेमा द्वारा प्रस्तुत भाष्य को अस्वीकार कर सकता है। शेख अब्दुल नबी के स्थान पर अकबर ने सुल्तान ख्वाजा को सदर नियुक्त किया। सुल्तान ख्वाजा दीन ए इलाही का सदस्य था। औरंगजेब ने अपने सदर को इसलिए हटा दिया क्योंकि सदर ने उसके पिता शाहजहां के जीवित रहते हुए उसके राज्यारोहण को मान्यता नहीं दी थी। औरंगजेब ने अब्दुल वहाब को भी अपदस्थ किया था। अकबर ने दरिद्रों तथा अनाथों को मुफ्त भोजन देने के लिए अबुल फजल की देखरेख में धर्मपुरा हिंदुओं के लिए, जोगीपुरा जोगियों के लिए, खेरपुरा मुसलमानों के लिए नामक 3 दरिद्रालय खुलवाए थे। काजी उल कुजात अर्थात मुख्य काजी न्याय विभाग का अध्यक्ष मुगल बादशाह स्वयं राज्य के सबसे बड़ा न्यायाधीश होते थे। वे प्रत्येक बुधवार को न्याय के लिए बैठते थे। काजी उल कुजात को सहायता देने के लिए राजधानी में एक मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। उसका दूसरा कार्य बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श देना भी था। वह प्रधान काजी के रूप में दीवानी व फौजदारी मुकदमों का निर्णय देता था। प्रांतीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करता था तथा प्रांतीय एवं स्थानीय काजियों की नियुक्ति के लिए बादशाह से सिफारिश भी करता था। काजी की सहायता के लिए मुफ्ती होता था जो कानून की व्याख्या करता था। मुफ्ती कानून अधिकारी था। अब मुहतसिब इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। ये प्रजा के नैतिक आचरण की देखरेख करते थे। मुहतसिब का मुख्य कार्य शरीयत के विपरीत कार्य करने से शरीयत के विपरीत कार्य करने से रोकना था। कभी कभी उसे मापतोल के पैमाने की देखभाल करना था। वस्तु के मूल्य को निश्चित करने का कार्य दिया जाता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी मुहतसिबों को सौंपी थी। मनुष्य के अनुसार अब मुहतसिब हाथ में कैंची लिए सड़कों पर घूमते रहते थे और जिस व्यक्ति की दाढ़ी 4 अंगुल से अधिक देखते उसको तुरंत ही तराश देते थे। हरकारा वाक्या नवीस खुफिया नवीस व
स्वनिहित निगार मुगल गुप्तचर प्रणाली से जुड़े थे। वाक्यानवीस सूबों के गुप्तचर विभाग की प्रधान होता था। वह सूबे की प्रत्येक सूचना केंद्र को देता था। शाही फरमानों पर दीवान वजीर मीर बख्शी व मीर सामा की मुहर भी लगाई जाती थी। मुगल काल के अन्य उच्च अधिकारी दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख, मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान, मीर बहर नौसेना का अधिकारी, मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक, मीर ए अर्ज बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी, मीर ए तुजुक यह धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करता था। उर्बेगी ध्वजा आरोही वाक्यानवीस समाचार लेखक व गुप्तचर खुफियानवीस ये गुप्त रूप से महत्वपूर्ण खबरें केंद्र में देते थे। हरकारा जासूस एवं संदेशवाहक व्यक्ति उच्च प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करते थे। खवां सालार शाही बावर्ची खाने का दरोगा, मुशरिफ लेखाधिकारी यह राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी या लेखा परीक्षक यह मुशरिफ द्वारा तैयार रिकॉर्ड की लेखा परीक्षक की जांच करते थे। मुसदी बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करता था। अख्तबेगी शाही घुड़सवार का दरोगा, अरवर जहां नवीस दरबार के दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखने वाला, नाजिर ए ब्यूतात शाही कारखाने का अधीक्षक, तहसीलदार कारखानों के लिए आवश्यक नकदी एवं माल का प्रभारी। प्रांतीय शासन मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबों प्रांतों, सूबों को सरकारों, जिलों में सरकारों को परगनों, महलों में तथा परगनों को गांवों में बांटा गया था। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का वास्तविक आरंभ अकबर के काल से होता है। प्रांतों को सूबा कहा जाता है। सरकारों में अर्थात जिलों में चकला इकाई शाहजहां ने विकसित की थी। परगना और सरकार के बीच की इकाई चकला कहलाती थी। छोटी छोटी बस्तियां गांव में नागला कहलाती थी। बाबर व हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन के गठन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। अकबर ने 1580 ईस्वी शासन के 24वें वर्ष में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा। दक्षिण में बरार, खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल के अंत में 15 हो गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का वर्णन किया है। आगरा, दिल्ली, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा। जहांगीर के समय कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिला दिया गया, जो पहले ही एक सूबा था। जहांगीर के समय भी 15 सूबे रहे। शाहजहां ने 3 नए सूबे बनाए, अतः उसके समय कुल 18 सूबे थे। शाहजहां ने लाहौर से कश्मीर, मुल्तान से ठट्टा तथा बंगाल से उड़ीसा नामक सूबों का निर्माण किया था। शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर को पूर्णतः जीता, लेकिन नया सूबा नहीं बनाया। औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 21 थी। दत्त राय चौधरी दत्त राय चौधरी एवं मजूमदार ने औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 बताई है, जबकि कुछ विद्वान 20 सूबे मानते हैं। बीजापुर व गोलकुंडा को जीता गया। एक काबुल में 14 सूबे उत्तरी भारत में और 6 सूबे दक्षिण में। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में विजित कर उन्हें स्वतंत्र सूबों की भांति संगठित किया। इरफान हबीब ने बताया कि अजमेर सूबा साम्राज्य के समृद्धतम सूबों में से एक था। हर सूबे में एक सिपह सालार, एक दीवान, एक बख्शी, एक मीर अदल, एक सद्र, एक कोतवाल, एक मीर बहर और एक वाक्यानवीस की नियुक्ति की गई थी। प्रांत के अधिकारी सिपह सालार, सूबेदार और नाजिम प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसकी नियुक्ति बादशाह की आज्ञा से होती थी, जिसे फरमान ए साबती कहते थे। सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था। अकबर ने 1586 ईस्वी में
सूबों में दीवान का पद सृजित कर वित्तीय अधिकार दीवान को दे दिया गया था। सूबेदार के कार्य प्रांत में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के नियमों व आदेशों की पालना करवाना, भूमि कर संग्रह में सहायता करना, प्रांतीय सेना का नेतृत्व करना, फौजदारी मुकदमों का भी निर्णय करता था, किंतु उसे किसी को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। अपने प्रांत की समस्त गतिविधियों की जानकारी केंद्र को देता था। बादशाह अपनी इच्छा अनुसार सूबेदार के अधिकारों को सीमित कर सकता था या विशेष अधिकार दे सकता था। बादशाह अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधि करने, उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। यह अधिकार अन्य सूबेदार को प्राप्त नहीं था। केंद्र से सीधा संबंध रखने वाले शहजादों को दंड देने का अधिकार नहीं था, अन्य लोगों को दंड दे सकते थे। शाही दरबार की नकल पर दरबार नहीं लगा सकते थे, अपने सेवा को किताब नहीं दे सकते थे, न ही झरोकों में बैठकर प्रजा को दर्शन दे सकते थे। अपने अफसरों को पहरेदार रखने की अनुमति भी नहीं दे सकते थे। संध्या करने व मनसब प्रदान करने का अधिकार भी नहीं था। प्रांतीय दीवान इस पद को अकबर ने सृजित किया। यह सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। यह सीधे शाही दीवान से आदेश प्राप्त करता था तथा उसी के प्रति उत्तरदायी था। इसकी नियुक्ति शाही दीवान की सिफारिश पर सीधे शाही दरबार से की जाती थी। यह प्रांतीय अफसरों का वेतन तय करता था और बांटता था। दीवान व सूबेदार एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। बख्शी इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी। यह प्रांत में सेना की व्यवस्था करता था। सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों को दागे जाने संबंधी नियमों को लागू करता था। केंद्र की सहायता के लिए इसके तहत प्रांतों में होने वाली सभी बातों की जानकारी केंद्र को देता था। प्रांतीय सद्र इसकी नियुक्ति सीधे केंद्र से की जाती थी। इसका दायित्व आस्थावानों, इस्लाम धर्म मानने वालों के धार्मिक हितों की रक्षा करना था। म- मदद ए मास अनुदानों की निगरानी करना और उन्हें बांटना भी इसका कार्य था। इसको न्याय विभाग का दायित्व भी सौंप दिया जाता था। मीर ए अदल अनुदानों में उत्तराधिकारी या अन्य विवाद उठने पर यह निपटारा करता था। यह अकबर द्वारा स्थापित पद था। इसके पश्चात पांचवा काजी ए सुबा इनकी नियुक्ति काजी उल कुजात की सिफारिश पर अकबर द्वारा की जाती थी। यह दीवान व फौजदारी दीवान व फौजदारी दोनों मुकदमों का निर्णय करता था। इसकी सहायता के लिए मीर अदल, मुफ्ती काजी मुहतसिब तथा दरोगा ए अदालत होते थे। छठे नंबर पर है कोतवाल, बड़े नगरों व सूबों की राजधानी में नियुक्त होता था। इसकी नियुक्ति मेयर अतिश की सिफारिश पर केंद्र के द्वारा की जाती थी। यह नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था। इसके पश्चात सात नंबर पर है वाक्या ए नविस। वाक्या ए नविस यह सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान था। प्रांतीय बख्शी ही यह कार्य करता था। सहायता के लिए यह राज्य के कर्मचारियों व कार्यालयों की सूचना भेजता था। वाक्यानविश व खुफिया महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त व गुप्त रूप से सूचनाएं भेजते थे। हरकारे प्रांतों के चारों ओर के समाचार सूबेदारों को प्रेषित करते थे। मुगल राज्य में कुछ कागजों के नाम: दस्तूरुल अम्ल सरकारी रजिस्टर होता था। सियाह हुजूर दरबार की दिनचर्या। मीर ए अर्ज आवेदन पत्रों का अधिकारी। परवानची ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी जिसके लिए सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं होती थी। कब्जुल वसूल कोषाध्यक्ष के नाम, आज्ञा पत्र, पट्टा, हक अथवा भूमि संपत्ति अधिकार से संबंधित प्रलेख।
इसके पश्चात अब सरकार अथवा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन और फौजदार सरकार का मुख्य प्रशासक होता था। सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व उगाही में अम्ल गुजार की मदद करना इसके कार्य थे। यह सरकार की सेना व पुलिस पर भी नियंत्रण रखता था। दूसरा इसमें अम्ल गुजार, यह राजस्व वसूली का कार्य करता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि कर निर्धारित करना तथा उसकी वसूली करना था। खालसा भूमि से भी राजस्व वसूल करता था। इसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी। तीसरे नंबर पर है अवैतनिक चे, अम्लगुजार के अधीन था, जो लगान व भूमि संबंधी कागजात तैयार करता था। चौथे नंबर पर है खजानदार, यह कोषागार का प्रभारी था। इसके पास भूमि भूमि कर की धनराशि जमा की जाती थी। काजी, इसकी नियुक्ति सदर उस सुदूर द्वारा की जाती थी। मदद ए मास अनुदान पर इसकी सहमति आवश्यक थी। बंदगाहों पर चुंगी वसूली का निरीक्षण करता था। औरंगजेब के समय जकात व जजिया कर की वसूली काजी के द्वारा की जाती थी। कोतवाल, अकबर के समय साम्राज्य में 124 सरकारें थी, अहमदनगर को छोड़कर। परगना प्रशासन, सिकदार, परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार होता था। परगने में शांति कायम रखना, राजस्व वसूली में अमील की मदद करना था। अमील परगने का वित्तीय अधिकारी था, जो किसानों से लगान वसूल करता था। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में एक अमील नियुक्त किया, जिसे अ, करोड़ी कहते थे। अकबर ने साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किए थे। शाहजहां ने प्रत्येक परगने में मालगुजारी के निर्धारण के लिए एक अमीन की नियुक्ति की है। इसके कार्य कृषि भूमि का हिसाब रखना, लगान निर्धारित करना, कृषकों को पट्टा देना तथा कबूलियत प्राप्त करना था। कानून गो परगने की उपज और भूमि कर की जमा तथा बकाया राशि का विवरण रखता था। इसकी सहायता के लिए अनेक पटवारी होते थे। पोतदार, यह परगने का खजांची होता था। कारकुन, यह परगने का लिपिक होता था। यह हिसाब किताब को लिखने का काम करता था। अकबर के काल में परगनों के रिकॉर्ड फारसी में लिखे जाते थे। शाहजहां के काल में परगना व सरकारों के बीच चकला नामक इकाई थी, जिसमें कुछ परगने आते थे। नगर में शासन का प्रमुख कोतवाल होता था। ग्राम प्रशासन, मुगल काल में गांव को मावदा या दीही कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ग्राम प्रधान या मुकदम गांव में कानून व्यवस्था बनाता था। यह गांव व शासन के मध्य एक कड़ी का कार्य करता था। भू राजस्व वसूली में सहयोग करने पर भू राजस्व से 2.50% दस्तूरी कमीशन मिलता था। खूत गांव का जमींदार तथा चौधरी भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। गांव में राजस्व वसूली का कार्य पटवारी करता था। इसे गांव की लगान वसूली से 1% दस्तूरी यानी कि कमीशन मिलता था। मुगल प्रशासन में सामान्यतः गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। चकला, शाहजहां ने सरकार व परगना के मध्य चकला नामक प्रशासनिक इकाई का विकास किया था। मुगल कारखाना, कारखानों में शाही आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को भंडार में सुरक्षित रखना, वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बादशाह की निजी सेवा और उसके महल के सभी वस्तुओं की पूर्ति आदि सम्मिलित थे। सरकारी कारखाने, सरकारी कारखाने लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर व कश्मीर में थे। खिल्लत, शाही कारखानों में बनने वाली पोशाक थी, जिसे विशेष अवसरों पर बादशाह द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। जहांगीर ने उन्हीं वस्त्रों के उत्पादन के लिए लाहौर में कई कारखाने स्थापित करवाए थे।
शाहजहां के काल में कश्मीर और लाहौर में ऊनी कालीन बनाने के कारखाने लगाए गए। औरंगजेब ने मसूलीपट्टनम में कढ़ाई छपाई केंद्र विकसित किया। कारखानों में काम करने वाले अधिकारी, दीवाने ब्यूतात, मुशर्रिफ कुल और जुज, दरोगा, तहसीलदार, मुस्तौफी और नजीर, मीर ए सामा यह कारखानों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अपने अधीन कर्मचारियों की देखभाल करना, बादशाह के सम्मुख अपने विभाग की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना इसका कार्य होता था। दीवान ए ब्यूतात दीवान ए ब्यूतात यह कारखानों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह अपने विभाग के आय व्यय के कागजात बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत करता था। बारात या बरत कारखानों की वित्तीय स्वीकृति इसी शाही फरमान द्वारा मिलती थी। नजीरा या नजीर पुनरीक्षण अधिकारी का यह देखता था कि कार्य अधिक कुशलतापूर्ण और सही ढंग से हो रहा हो। तहसीलदार कारीगरों की शाखाओं के लिए धन व कच्चा माल इसके पास होता था। दरोगा धन व कच्चा माल तहसीलदार से लेकर कारीगरों को देता था। श्याम को निर्मित वस्तुएं तहसीलदार के पास जमा करवा देता था। अब मुस्तौफी इसका कार्य अग्रिम धन और कच्चे माल को दिया जाना आदि के प्रतिदिन का हिसाब रखना होता था। दरोगा एक कचहरी कारखानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने और खजाने से कारखानों के लिए धन लाना था। कारखानों में उपलब्धि का श्रेय केवल विभाग और उसके इसके उच्च अधिकारियों को ही नहीं अपितु कारीगरों को भी दिया जाता था, निजी कारीगरों को नहीं। जवाबित ए आलमगीर के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत तक कारखानों की संख्या लगभग 69 थी। औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष राज के कानूनों को इस नाम से संकलित करवाया था। बर्नियर इंडीज के हर भाग में कुशल लोग थे। कारीगरों का पारिश्रमिक बहुत कम था। अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। कारीगरों को दलालों को भी अपना लाभांश का भाग देना पड़ता था। इन सभी कारणों से कारीगरों में गैर आर्थिक दृष्टिकोण था। जनता का जीवन का स्तर निम्न था, जिससे वे महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते थे। इस कारण भी कारीगरों को काम कम मिलता था। अब मुगल काल में नील सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक थी। सरखेज तथा बयाना मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। बयाना के नील का विस्तृत विवरण पेलसाट ने दिया है। अहमदाबाद के पास सरखेज में उच्च श्रेणी की नील पैदा होती थी। 16वीं शताब्दी में बिहार प्रांत में स्थित राजगीर कागज उत्पादन का केंद्र था। लाहौर के पास स्थित शमशाबाद नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ट्रेवलियर ने गोलकुंडा में हीरे की कारखानों का विवरण दिया है। लाहौर सूबे में स्थित सुखेत मंडी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। सूती वस्त्र उद्योग मुगल काल में सर्वाधिक उन्नत अवस्था में था। सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र को दाफला कहा जाता था। रेशमी कपड़े को पटोला कहा जाता था। जहांगीर के द्वारा अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। मुगलकालीन समाज मुगल काल में समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था, धनी वर्ग तथा जनसाधारण वर्ग। धनी वर्ग में अधिकतर मनसबदार, जमींदार, जागीरदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे। वहीं जनसाधारण में किसान, दस्तकार और श्रमिक थे। उस समय बादशाहों में तथा राज्यों के बड़े बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां, दासियां तथा रखेलों को रखने का प्रचलन था। अकबर के हरम में लगभग 5,000 स्त्रियां थी। वहीं हिंदू शासक मान सिंह के हरम में भी लगभग 1,500 स्त्रियां थी। यानी एक तरह से महिलाओं की स्थिति खराब थी और उन्हें केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था। मुगल शासकों में एकमात्र औरंगजेब ही ऐसा शासक था जो केवल अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था।
औरंगजेब शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन भी नहीं करता था। मुगल शासकों में जहांगीर का अधिकांश समय शराब पीने में बीतता था। यह 20 प्याले शराब पिया करता था। मुगल काल में बाबर अकबर भी शराब का सेवन करते थे। हालांकि शाहजहां ने 24 साल की उम्र तक शराब का सेवन नहीं किया था। एक बार जहांगीर ने शाहजहां को कहा था कि शराब पिया करे, नशा करना बादशाहत की निशानी होती है। जहांगीर के भाई नादिर और दानियाल ज्यादा शराब के कारण ही मर गए थे। शराबी होने के बावजूद जहांगीर में न्यायप्रियता का गुण था, यानी एक तरह से मुगल शासक सब वैष्णव से ग्रसित थे। वहीं आम जनता भूखे मरने को मजबूर थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि बनारस में पुरुष कमर पुरुष कमर में एक छोटे से कपड़े को छोड़कर नंगे ही रहते थे। भूमिहीन किसान तथा श्रमिक मनुष्यों के उस वर्ग से संबंध रखते थे जिन्हें अछूत या कमीन समझा जाता था। उस समय समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, बहु विवाह और दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित थी। हालांकि अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस वर्ग में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। जैसे अकबर की धाइमा महामंगा ने 1560 से 64 तक पेटिकोट सरकार चलाई और राज्य की सर्वेसर्वा बनी रही। इसी प्रकार अकबर के समय 1581 में काबुल में हकीम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। तब मानसिंह के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई और हाकिम मिर्जा के स्थान पर उसकी बहन बख्तुनिसा को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो मुगल काल में गवर्नर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। औरंगजेब की बड़ी बहन जहांआरा को बड़े ही सम्मान के साथ साम्राज्य की प्रथम महिला के रूप में उसका पद वापस कर दिया था। मुगल काल में कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं का विवरण। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम प्रथम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। उसका जन्म 1523 में तथा मृत्यु 1603 में हुई। गुलबदन बेगम बहुत ही प्रतिभाशाली थी। उसने अपने भाई हुमायूं के जमाने का विवरण एकत्र कर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी है। हुमायूंनामा पुस्तक में तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना बादशाह अकबर के आदेश पर की थी। एक जगह पर उसने लिखा है कि शाही आदेश मिला कि फिरदौस मकानी और जन्नत आसियानी के बारे में जो कुछ भी जानती हो लिखो। गुलबदन बेगम सूचित करती है कि जब फिरदौस मकानी बाबर स्वर्ग सिधार गए, उनकी आयु केवल 8 वर्ष थी। इससे पता चलता है कि गुलबदन बेगम को बाबर के शासनकाल की विशेष जानकारी नहीं थी। उसने हुमायूं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर दिए जाने के कारण हुई थी। नूरजहां। नूरजहां जिनका जन्म कंधार में हुआ था। हालांकि इनके माता पिता फारस के रहने वाले थे। इसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था, जिसे बाद में जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। यह अकबर के समय फारस से आए थे। इसकी शादी अली कुली बेग के साथ हुई, जिसे सलीम ने शेर मारने के कारण शेर खान की उपाधि प्रदान की। बाद में जहांगीर ने 25 मई 1611 ईस्वी में शेर खान की हत्या करवाकर नूरजहां के साथ शादी कर ली थी। नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ किया। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम, जो शेर खान से पैदा हुई थी, की शादी शहरयार से कर दी, जो नूरजहां जोटा या गुट की फूट का कारण बना। मध्यकालीन इतिहास में ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसके साथ ही इतना रोमांस जुड़ा है। जहांगीर के शासनकाल
शासनकाल की किसी ऐसी घटना में इतना ध्यान आकर्षित नहीं किया जितना नूरजहां के साथ उसके विवाह ने आकर्षित किया। यह कथन बेनी प्रसाद इतिहासकार का है। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने पुष्कर झील के किनारे भारत में इत्र का आविष्कार किया। शाह मसूर के नेतृत्व में अकबर ने एक इत्र खुशबू विभाग गठित किया था। अस्मत बेगम को इसमें नियुक्त किया गया। इसमें गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी गई, जिसे इत्र जहांगीर कहा गया। यह वृतांत तुजुक ए जहांगीर में मिलता है। नूरजहां के पिता एतमादुल्ला के मकबरे में ही सर्वप्रथम पितराड्योरा शैली का प्रयोग हुआ है, जो नूरजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। महामनगा यह अकबर की धाईमात थी। महामनगा के द्वारा 1560 से 62 के समय अकबर पर पूर्ण आधिपत्य रखा था। स्मिथ ने इस समय को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है। महामनगा ने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की, जो मुगल कालीन एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। अब मुमताज महल यह आसफ खां की पुत्री थी, जिसका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इसका विवाह खुर्रम के साथ 10 मई 1612 ईस्वी में हुआ था। 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तब शाहजहां ने इसके स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अस्मत बेगम यह नूरजहां की माता थी। इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। जेबुनिसा जेबुनिसा का जन्म 1638 में दक्कन में दिलारस बानु बेगम की कोख से हुआ था। उनके पिता का नाम औरंगजेब था। जेबुनिसा को जन्मजात कवित्री माना गया। उसने कुरान जुबानी याद थी और इसके लिए औरंगजेब ने उसे 3000 स्वर्ण मोहरें इनाम स्वरूप प्रदान की थी। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने जब विद्रोह किया, तब जेबुनिसा ने अकबर द्वितीय के साथ पत्र व्यवहार किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने 1679 में इसे निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया और यहीं पर इसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। जेबुनिसा की कविताएं दीवान ए मखफी के नाम से प्रसिद्ध है। जहांआरा जहांआरा शाहजहां की पुत्री थी, जो मुगल काल में सर्वाधिक चर्चित चेहरा रही। 1648 में जब शाहजहानाबाद बसाया गया, तब उसकी 5 इमारतें इन्हीं की देखरेख में बनी थी। सूरत बंदरगाह से होने वाली आय इन्हीं के पास आती थी। साहिबी इनका व्यक्तिगत जहाज था, जो व्यापार के लिए यूरोपीय देशों तक जाया करता था। मुगल उत्तराधिकार में लड़े गए युद्ध के दौरान इन्होंने दारा सिकों का पक्ष लिया, लेकिन दारा सिकों की पराजय हुई। फिर भी औरंगजेब ने इसे साहिबा तुज जमाने की उपाधि प्रदान की थी। इनके समय आने वाले फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर में लिखा है कि शाहजहां और जहांआरा के बीच अभेद संबंध थे। लेकिन इसी के साथ इटली से आने वाले यात्री मनुची, जो दारा सिकों की सेना में पहले तोपची था और सिकों की पराजय के पश्चात उन्होंने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था, ने इसका खंडन किया है। 1645 में जब जहांआरा बुरी तरह जल गई थी, बाद में आरिफ नामक एक दास के मलहम लगाने से यह ठीक हुई। यह अंतिम समय तक कुंवारी रही, क्योंकि इसके समकक्ष या इसके योग्य वर पूरे हिंदुस्तान में इनको नहीं मिला था। दारा सिकों की पराजय के पश्चात यह औरंगजेब के पास राज्य का विभाजन का प्रस्ताव लेकर गई थी, जिसके तहत औरंगजेब को दक्षिणी भारत, मुराद को गुजरात, शुजा को बंगाल, दारा सिकों को पंजाब का क्षेत्र मिलना था। लेकिन औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और दोराई के युद्ध में, जो मुगल उत्तराधिकार के लिए लड़ा जाने वाला अंतिम युद्ध था, के पश्चात साम्राज्य का प्रमुख बन बैठा था। मुगलकालीन समाज के पश्चात अब मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रणाली। मुगलों में सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। मुगल काल में सिक्के ढालने का काम टकसालों में किया जाता था।
टकसाल के अधिकारी को दरोगा ए टकसाल कहा जाता था। टकसालें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी। मुगल काल में टकसालें मुख्यतः लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बंगाल, पटना व काबुल में स्थापित थी। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। अबुल फजल के अनुसार 1575 में तांबे के सिक्के के लिए 42, चांदी के सिक्के के लिए 14 एवं सोने के मुहरों के लिए 4 टकसालें थी। कुल 60 टकसालें। टकसालों में कोई भी व्यक्ति धातु देकर सिक्के ढलवा सकता था, जिसके ढलवाने की दर सिक्के के मूल्य के 5.6% थी। सिक्के पर टकसाल का नाम व वर्ष लिखा होता था। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था में सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, किंतु उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय सम्राट अकबर को ही जाता है। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया था तथा पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलाया था। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के। अकबर के चांदी के एक सिक्के पर एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की तस्वीर अंकित है और ऊपर ऊपर देवनागरी लिपि में राम से अंकित शब्द अंकित है। एक अन्य सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर, जल्लेह जलाहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित है। 1577 ईस्वी में अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुसम्मद को फतेहपुर सीकरी की टकसाल का प्रभारी नियुक्त किया था। अन्य टकसाल प्रभारी मुजफ्फर का लाहौर का टकसाल प्रभारी बनाया, टोडरमल को बंगाल का टकसाल प्रभारी बनाया, ख्वाजा मंसूर को जौनपुर का टकसाल प्रभारी बनाया गया। मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय भी अकबर को है। मोहर मोहर यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। एक मोहर का मूल्य आईने आईने अकबरी के अनुसार एक मोहर का मूल्य 9 रुपए के बराबर था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का। यह 101 तोले का था। यह अब बड़े लेन देन के लिए प्रयुक्त होता था। इलाही यह सोने का गोल सिक्का था। इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। रहस अतमहा बिनसाट सोने के सिक्के थे। वहीं चगुल तथा लाल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। जलाली चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का होता था। अकबर के समय यह 175 ग्रेन का था। अकबर के समय चांदी के अन्य सिक्के दरब, चर्ण, दह, काला और सूकी और पंडव पंडव रुपये का 500 भाग जो प्रचलित थे। सूकी रुपये की सबसे छोटी इकाई होती थी। अकबर के समय तांबे के सिक्के रुपये का 40वां भाग, दाम व जितल तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। दाम का 25वां दाम का 25वां भाग इसे फुलूस या पैसा भी कहा जाता था। तांबे के अन्य सिक्के अहोला, पोला व दमड़ी थे। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा देवनागरी में राम सिया लिखवाया। कुछ सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पद्य भी है। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल का नाम व ढालने की तिथि थी। अकबर ने अपने सिक्कों पर अल्लाह अकबर तथा जल्ले जलाह जलाले हो भी अंकित करवाया था। जहांगीर के सिक्के। जहांगीर के समय अकबरकालीन सिक्के चलते रहे। मुगल काल में जहांगीर के सिक्के कला की दृष्टि से सबसे उत्तम माने जाते हैं। सर्वप्रथम उसने सलीमी सिक्के तैयार करवाए। जहांगीर के विचित्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर स्वयं की मुखाकृति खुदवाई थी।
मुगल शासकों में सर्वाधिक जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम अंकित था। जहांगीर के एक सिक्के पर हिंदू 12 राशि चक्रों का अंकन राशि चक्र के चिन्ह खुदे मिले हैं। उन पर राशियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह शेर, भेड़, वृश्चिक चक्र, तुला और योद्धा के चित्र खुदे हैं। अजमेर में नए ढंग की मुहर तैयार की गई, जिसमें अग्रभाग की ओर अर्ध पद्मासन में जहांगीर की आकृति और शराब का प्याला हाथ में लिया है तथा पृष्ठ के मध्य में सूर्य की आकृति और चारों तरफ लेख खुदे हैं। निसार, जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया जो 1 रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर था। जहांगीर ने नूर अफसा, नूर अफगान, खेर काबुल नामक सोने के सिक्के भी चलाए हैं। नूर शाही, नूर सुल्तानी, नूर दौलत, नूर करम और नूर मिहिर नामक सिक्के चलाए हैं। जहांगीर ने राज्यारोहण के बाद एक सोने की मोहर चलाई जिस पर अकबर की तस्वीर अंकित थी। तटीय इलाकों में कौड़ियों का उपयोग होता था। कौड़ी मालदीव से लाई जाती थी। अकबर 2500 कौड़ी 1 रुपए के लगभग 2500 कौड़ी 1 रुपए के बराबर 1 रुपए के बराबर थी। शाहजहां शाहजहां ने दाम व रुपए के बीच आना नामक सिक्का चलवाया था। औरंगजेब औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में बाजार में चांदी की कमी हो गई। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा बंद करवा दी थी। शासन के अंतिम काल में औरंगजेब के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद्य को अंकित करवाया गया। मुगल काल में रुपये की सबसे ज्यादा ढलाई औरंगजेब के काल में ही हुई थी। नाप तोल, मुगल काल में नाप व तोल की निम्न इकाइयां थी। मन, खरवार, केड़ी, पोवाड़ व भार। अकबर के समय पूर्ण तोल का सबसे बड़ा पैमाना मन होता था जो 40 शेर का हुआ करता था। शेर का भाग अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न था। अकबर ने शेर का वजन 30 दाम के वजन के बराबर रखा। इस प्रकार मन का भार 55.32 पौंड के लगभग था, जो पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित था। जहांगीर के काल में मन का वजन 66.38 पौंड था, जो शाहजहां के काल में बढ़कर 73.76 पौंड हो गया। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण कुछ क्षेत्रों में अकबरी मन, कहीं जहांगीरी व कहीं शाहजहां मन का भी प्रचलन था। खाद्य उत्पादनों के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरवार का उपयोग होता था, जो 9 या 10 जहांगीरी मन के बराबर था। सिंध में मन व खरवार साथ चलते थे। गोवा में कैंडी नामक तौल की इकाई का प्रचलन था, जिसका वजन आमतौर पर 500 पौंड था। अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बटार नामक तौल की इकाई लागू की थी। मोरलैंड के दक्षिणी भाग में नाम के लिए प्रयोग होने वाली इकाई पोवाड़ का उल्लेख किया गया, जिसकी लंबाई सूती व ऊनी वस्त्रों को नापने के लिए अलग-अलग होती थी। अकबर से पूर्व प्रचलित सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर 1588 में इलाही गज 41 अंगुल या 33.5 इंच को चलाया गया था। राजस्व प्रणाली, मुगल साम्राज्य में आय का प्रधान स्रोत भू राजस्व था, जिसे माल कहा जाता था। अबुल फजल ने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत आइन ए अकबरी है।
17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या गांव में रहती थी, जिनमें कृषक वर्ग बहुतायत में था। मुगल शासन की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि उपज पर निर्भर थी। इसलिए मुगल शासकों ने भू राजस्व प्रशासन में विशेष रुचि ली। अकबर मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक था। उसने अनेक प्रयोगों के माध्यम से इस व्यवस्था को विकसित किया था। बाबर कोई निश्चित भू राजस्व व्यवस्था नहीं चला पाया, क्योंकि उसका अधिकांश समय 1526 से 1530 ईस्वी युद्धों में व्यतीत हुआ। बाबर के समय कालीन भू राजस्व व्यवस्था ही चलती रही। साम्राज्य के कुछ भागों को खालसा घोषित किया गया था। हुमायूं के काल में भी भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके समय में एक खरवार 8 मन से कुछ अधिक अनाज पर 2 बाबरी या 4 टंके भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। अकबर ने शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित किया। सर्वप्रथम उसने शेरशाह की जाब्ती प्रणाली को अपनाया तथा उसके द्वारा तैयार की गई राय के आधार पर अपने साम्राज्य में भू राजस्व का निर्धारण किया। इसमें कुल भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जबकि मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल में मानी जाती है। अकबर के समय कई सुधारों के बाद इसने अंतिम रूप ग्रहण किया। भू राजस्व संबंधी नियम विनियमों की पूरी श्रृंखला को दस्तूर उल अम्ल कहा जाता है। अकबर के शासन के 24वें वर्ष 1580 तक दस्तूर उल अम्ल तैयार हो गया। इसमें प्रत्येक बीघा की नकदी दर दी हुई थी। मुगलकालीन भू-राजस्व को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। इसी उद्देश्य से उसने अलग-अलग समय पर 4 प्रमुख दीवानों की नियुक्ति की। 1560 ईस्वी में अब्दुल मजीद को आसफ खां की उपाधि दी गई तथा तथा उसे दीवान नियुक्त किया गया। अब्दुल मजीद ने अमीरों को प्रसन्न रखने के लिए उनकी जागीरों का काल्पनिक आंकड़ा तैयार किया। इससे राजकोष को हानि हुई। 1562 ईस्वी में अब्दुल मजीद के स्थान पर एतमाद खान को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया गया। एतमाद खान ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से पृथक किया। उसने राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों के मूल्यों को आधार मानकर संपूर्ण साम्राज्य के भू राजस्व को नकदी में परिवर्तित किया। 1573 ईस्वी में समस्त उत्तरी भारत में बंगाल, बिहार व गुजरात को छोड़कर किरोड़ी व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार समस्त खालसा भूमि को 182 राजस्व भागों में बांटा गया। प्रत्येक की मालगुजारी 1 करोड़ दाम 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई। इनमें भू राजस्व वसूलने के लिए आमिल नियुक्त किए गए, जो करोड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। करोड़ी की सहायता के लिए वितिकची या मुंशी एवं एक खजांची नियुक्त किए गए। 1564 ईस्वी में अकबर ने मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान के पद पर नियुक्त किया। टोडरमल को इसका सहायक नियुक्त किया। 1567 ईस्वी में मुजफ्फर खां व उसके सहायक राजा टोडरमल के निर्देशन में विभिन्न सुधार हुए। मुजफ्फर खान ने उपज के रूप में निश्चित भूमि कर के साथ के स्थान पर नगद जमा प्रथा शुरू की। मुजफ्फर खान ने काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर वास्तविक आंकड़े एकत्र करने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए इसने कानून को नियुक्त किए थे। इसकी सहायता से भू राजस्व का जमा हासिल नामक एक नवीन लेख तैयार करवाया, किंतु सूचना पर आधारित यह लेख ज्यादा विश्वसनीय था। 1568-69 में सिहाबुद्दीन अहमद ने नस्क प्रणाली प्रारंभ की। इसको कनकुत या मुक्ताई व्यवस्था भी कहते हैं। नस्क प्रणाली कनकुत कर निर्धारण की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी, बल्कि कृषि का लेखा जोखा करने वाली प्रणाली थी।
कनकूत प्रथा में खेती को पैरों या रस्सी से नापा जाता था। तत्पश्चात प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके राजस्व वसूल किया जाता था। जाब्ते में भूमि की पैमाइश एवं गल्ले के किस्म के आधार पर कर निर्धारण होता था। जबकि नस्क या कनकुत में खेत को रस्सी या पैरों से नापकर प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके तथा पिछले वर्षों की पैदावार व राजस्व भुगतान का अंदाज लगाकर लगान वसूल किया जाता था। कश्मीर में इस प्रथा को नस्क ए गल्ला बख्श भी कहते हैं। गुजरात में नस्क ए जुज कहते हैं। इसमें न तो भूमि की पैमाइश की जाती थी, न फसलों का वर्गीकरण किया जाता था। यह शासक एवं जमींदारों अथवा भूस्वामी के मध्य मोटे अनुमान पर आधारित शुद्ध एवं सरल समझौता था। यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी। यह प्रणाली बंगाल, काठियावाड़, गुजरात एवं कश्मीर में प्रचलित थी। कनकुत प्रणाली बंटाई का ही संशोधित रूप था। इसे दानाबंदी भी कहा जाता था। आईने दहसाला अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में दहसाला प्रणाली शुरू की। दहसाला बंदोबस्त में विगत 10 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर भू राजस्व तय किया गया। दहसाला व्यवस्था को शाह मंसूर ने लागू किया था, क्योंकि जिस समय यह व्यवस्था लागू हुई उस समय टोडरमल को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि प्रत्येक परगने में पिछले 10 साल के दौरान जोते बोए गए क्षेत्रों, फसलों और पैदावार की कीमतों का पता लगाया गया और उसमें 10 का भाग देकर औसत निकाला गया। इस औसत को आधार मानकर राज्य की वार्षिक मालगुजारी के रूप में निर्धारित किया गया था। इसमें 1/3 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माल ए हर साला कहा जाता था। राजस्व की वसूली सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जाती थी। आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिणी भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया। इस कारण मुर्शिद कुली खां को दक्षिणी भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। भू राजस्व संबंधी नियमों और विनियमों की पूरी श्रृंखला को दस्तूर उल अम्ल कहा जाता है। अकबर ने शासन के 31वें वर्ष माप का नया पैमाना गज ए इलाही लागू किया। इससे पूर्व गज ए सिकंदरी चलता था। गज ए सिकंदरी या गज ए इलाही दोनों के बीच अनुपात 39:41 था 1586-87 में। भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां। नस्क प्रणाली। इस प्रणाली में न तो भूमि की पैमाइश की जाती थी और न ही फसलों का वर्गीकरण किया जाता था। यह शासन तथा कृषक के मध्य मोटे अनुमान पर आधारित समझौता था। दूसरा, कानूत या दाना बंदी। इस व्यवस्था में खड़ी फसलों को देखकर अनुमान के आधार पर इसमें जरीब या पेड़ों से भूमि का पैमाइश होती थी तथा उसी आधार पर फसल दर निर्धारित की जाती थी। तीसरे नंबर पर है बंटाई, गला बख्शी या भावली। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 3 प्रकार की बंटाई का उल्लेख किया है। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई, इसमें अनाज बोते ही खेत में खड़ी फसलों को बांट लिया जाता था। लंक बटाई, फसल काटने के बाद उसे खलिहान में लाया जाता, अनाज निकाले बिना ही राज्य व किसान के बीच उसका बंटवारा कर लिया जाता था। रास बटाई, खलिहान में अनाज के तैयार हो जाने के बाद उसके राज्य व किसान का बंटवारा किया जाता था। इसके पश्चात है करोड़ी व्यवस्था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। फलस्वरूप उसने 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम रुपए का राजस्व इकट्ठा करना था। अकबर ने 182 करोड़ी नियुक्त किए। वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था।
इस प्रणाली में जमीन को मापने के लिए रस्सियों के स्थान पर बांस के छड़ जो लोहे के छल्लों से जुड़े हुए थे और इन्हें तनब कहा जाता था का इस्तेमाल किया जाता था। भूमि की नाप करने का काम शाहनवाज खां, आसफ खां द्वितीय, राय पुरुषोत्तम व राय रामदास को सौंपा गया। इस व्यवस्था में समस्त जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। करोड़ी व्यवस्था की शुरुआत फतेहपुर सीकरी से की। करोड़ी आधिकारिक तौर पर प्रांत के दीवान द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भू राजस्व की मांग के अतिरिक्त किसानों को अपनी उपज में से अन्य करों का भी भुगतान करना पड़ता था, जिन्हें मालोजियात व शेर या शायर जियात कहा जाता था। महसूल भू राजस्व के लिए प्रयुक्त मुगल फारसी शब्दावली शायर जिहाद मालो जिहाद के अतिरिक्त वसूल किया जाने वाला टैक्स था। मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण ओलज सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जिस पर हर वर्ष खेती की जाती थी। प्रति वह भूमि जिसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष बिना बोए ही छोड़ दिया जाता था। साचर वह भूमि जो 3-4 वर्ष तक बिना बोए खाली रहती थी। बंजर 5 वर्ष या अधिक समय तक बिना जोती भूमि। फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नर ने मुगल सूबेदारों के अत्याचारपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसे समय कोई भूमि प्राप्त करता था, वह उसे आधिकारिक निचोड़ता है कि गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र भाग जाते थे। बर्नर ने मुगल साम्राज्य का चित्रण एक ऐसे साम्राज्य के रूप में किया है जिसका शासक भिखारियों व क्रूर लोगों का शासक था। कृषि मध्यकाल में आर्थिक व्यवस्था का आधार तथा अधिकांश जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुगल काल में किसान के लिए रेयत या मुजारिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कपास, गन्ना, नील, रेशम, तिलहन आदि नकदी फसलें थी जिन्हें जिन्स ए कामिल या जिन्स ए आला कहा जाता था। निम्न कोटि की फसलें जिन्स ए नाकिस कहा जाता था। मुगल काल में नील सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक थी। इसका भारत में विस्तृत क्षेत्र में उत्पादन होता था। बयाना भरतपुर के नील का विस्तृत विवरण डच यात्री पेलसाट ने किया है। सरखेज अहमदाबाद की नील चौकोर होती थी। सरखेज में उच्च श्रेणी की नील पैदा होती थी। घटिया किस्म की नील का उत्पादन दोआब, खुर्जा व कोइल अलीगढ़ में होता था। तंबाकू को अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में लाया गया। 1604 में असद बेग कज़विनी बीजापुर से तंबाकू खरीदकर अकबर के पास लाया। इसमें अकबर बीमार था, जिसके कारण अकबर के हकीम ने तंबाकू पीने के लिए मना कर दिया था। लेकिन फिर भी अकबर ने असद बेग कज़विनी का मान रखने के लिए 2-3 बार हुक्के से धुआं खींचा था। एडवर्ड टेरी जो जहांगीर के समय भारत आया, इसने अपने विवरण में सूरत के पास तंबाकू के बड़े उत्पादन का विवरण दिया है। भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग था। इसके प्रमुख केंद्र सूरत, गुजरात, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, बनारस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। भारतीय सूती वस्त्र को केली को कहा जाता था। उत्तरी कोरोमंडल क्षेत्र में सफेद गुयाना वस्त्र निर्मित किया जाता था, जिसकी लाल सागर तथा लिवेंट क्षेत्र में काफी मांग थी। औरंगाबाद तथा बुरहानपुर सफेद वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। विश्व प्रसिद्ध ढाका का मलमल आमेरवा, शबनम तथा गंगाजल कहलाता था। भारत में बनने वाले सूती वस्त्रों में सबसे प्रसिद्ध छींट थी। जफरखानी, जहांगीरी, खासा और चौतर वस्त्रों की श्रेणियां थी।
अबुल फजल ने तंबुओं के कपड़ों की 10 किस्मों का उल्लेख किया है। लाटा अधिकांशतः उत्तरी कोरोमंडल तथा उत्तर भारत में निर्मित होना था। पटना में बना अमरजीत किस्म का सूती कपड़ा 3 श्रेणियों में उपलब्ध था: मोटा, जफरनामी और जहांगीरी। रेशमी कपड़े का उद्योग मुख्य रूप से गुजरात, आगरा तथा लाहौर क्षेत्र में था। चोल रेशम बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। गोराघाट, कासिम बाजार तथा बाकला रेशम उत्पादन के केंद्र थे। जूज, कोयला तथा मसरू आदि किस्में दिल्ली में निर्मित की जाती थी। रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता था। गुलबदन बेगम एक प्रसिद्ध रंगाई पद्धति गुलबदन है जो एक प्रसिद्ध वस्त्र रंगाई पद्धति थी। सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र को दाफ्ता कहा जाता था। सूती वस्त्र एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिसका विदेश में सर्वाधिक निर्यात होता था। मुगलकालीन संगीत। मुगलकालीन शासक संगीत के महान रक्षक थे। बाबर संगीत प्रेमी था। हालांकि इसका अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ। इस कारण वह संगीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। हुमायूं संगीतज्ञों तथा गाने वालों से बहुत प्रेम करता था तथा हुमायूं ने सप्ताह में 2 दिन, सोमवार तथा बुधवार, संगीत के लिए निर्धारित किए हुए थे। हुमायूं के गायकों और वादकों की सूची में 29 गायकों तथा वादकों के नाम मिलते हैं। 1536 ईस्वी में मांडू विजय के दौरान हुमायूं ने बच्चू नामक एक संगीतज्ञ को प्राप्त किया था और उसे दिल्ली दरबार में ले आया तथा बच्चू ने यहाँ दरबारी गवेय का स्थान प्राप्त किया था। अकबर को कला प्रेम अपने विरासत में मिला। उसका काल मुगलकालीन संगीत कला का चरम उत्कर्ष काल था। अकबर स्वयं संगीत में प्रवीण था। उसे लाल कुलवंत से गायन की शिक्षा ली। लाल कुलवंत ने से ही अकबर ने हिंदी भाषा के उच्चारण और मात्राओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर को संगीत से इतना प्रेम था कि उसे अपने समय के वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के कुटिया में गाना सुनने जाना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। अबुल फजल ने कहा लिखा है कि सम्राट संगीत पर बहुत ध्यान देते थे तथा इस मनोहरी कला के कलाकारों के संरक्षक थे। अबुल फजल ने अपनी सूची में अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञों की सूची दी है, जिसमें मुख्य रूप से तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल, हरिदास, सूरदास, सुभान खां, मियाँ चांद, बेज बख्श, विचित्र खां, बीरमंडल खां, मियाँ लाल, सरोद खां, चांद खां तथा साहब खां प्रमुख थे। तानसेन यह अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था, जिनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। यह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा अकबर ने उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन के द्वारा सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मियाँ की मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग तथा दरबारी कान्हरा प्रमुख थे। बाज बहादुर यह मालवा का शासक था, जिसे अकबर ने 1561 में पराजित कर अपने दरबार में बुला लिया तथा 2000 का मनसब प्रदान किया। अबुल फजल ने बाज बहादुर के बारे में लिखा है कि वह संगीत विज्ञान व हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। बेजू बावरा यह अकबर के समय का संगीतज्ञ था, हालांकि मुगल दरबारों से इसका कोई संबंध नहीं रहा था। गायन शैली अकबर के काल में ध्रुपद गायन शैली की 4 विशिष्ट गायन शैलियां प्रचलित थी: नौहरवाणी, खंडारवाणी, गौहरहारी तथा डागुर वाणी। कालांतर में ध्रुपद का स्थान
ख्याल गायन शैली ने ले लिया था। जहांगीर जहांगीर ने भी संगीतकारों को आश्रय प्रदान किया तथा संगीतज्ञों को शाही मनसबदारों की श्रेणी में रखा गया। जहांगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन के पुत्र विलास खां, छतर खां, मक्खू खां तथा हमजान प्रमुख थे। जहांगीर के दरबार में प्रमुख गायक जगन्नाथ तथा जनार्दन भट्ट थे। जहांगीर ने शौकी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। शाहंजा शाहंजा भी संगीत प्रेमी था तथा उसका प्रिय राग ध्रुपद था। राग ध्रुपद का सर्वश्रेष्ठ गायन लाल खां था, जिसे शाहंजा के द्वारा गुण समंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। शाहंजा के दरबारी संगीतकारों में जगन्नाथ, खुशहाल खां, विश्राम खां, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, जुल्करनैन तथा डूंगर खां प्रमुख थे। कहा जाता है कि एक बार शाहजहां के दरबारी गायक खुशहाल खां तथा विश्राम खां ने टुटोडी राग गाकर शाहजहां को ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि उसने मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के आज्ञा पत्र बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। शाहजहां का राजकवि कलीम था। शाहजहां के दरबार में सुखसेन रबाब बजाने में तथा सूरसेन वीणा वादन में निपुण थे। औरंगजेब औरंगजेब संगीत का विरोधी था। इस कारण उसके काल में संगीत का विकास अवरुद्ध हो गया। हालांकि औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था तथा उसी के समय फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है। औरंगजेब के संरक्षण में फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया, औरंगजेब को समर्पित किया। औरंगजेब के समय में मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल के संगीत परिजात का अनुवाद किया था। औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासकों में मोहम्मद शाह के समय संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगीत तथा संगीतज्ञों का महान संरक्षक था। नियामत खां, सदारंग तथा आदारंग मोहम्मद शाह के समय के प्रसिद्ध गायक थे। इसके पश्चात अब मुगल कालीन साहित्य। मुगल काल में साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। दरबारी इतिहासकारों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से अनेकों ग्रंथों की रचना हुई। तुजु के बाबरी या बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी को चगताई तुर्की भाषा में लिखा। यह प्रथम मुगल शासक था जिसने आत्मकथा लिखी थी। बाबर के द्वारा 1508 से 19, 1520 से 25 और 2930 के मध्य की घटनाओं का वर्णन न करने के बावजूद भी यह एक अमूल्य ग्रंथ है। मुगल काल में इसका अनुवाद 4 बार पर्शियन फारसी भाषा में हुआ। तुजु के बाबरी का फारसी में पहला अनुवाद शेख जैन वफाई जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा बाबर के समय किया गया। अकबर के शासनकाल में जैना खां व पायदा हसन ने और इसके अलावा अकबर के समय में ही अब्दुल रहीम खान खाना ने भी और शाहजहां के समय में मीर अबू तालिब तुर्बती ने इसका अनुवाद किया था। अंग्रेजी भाषा में किए गए अनुवादों में से मैडम मिसेज बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में किए गए अनुवाद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया गया अनुवाद है। बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न व्यक्तियों और शासकों के चरित्र और व्यक्तित्व, युद्ध शैली, जनजीवन आदि सभी के बारे में लिखा है। बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान का वर्णन अत्यंत सजीवता से किया है। वह लिखता है कि हिंदुस्तान की विलायत तथा नगरों में कोई आकर्षण नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत कम आकर्षण है। कृषक एवं निम्न वर्ग के लोग अधिकांश नंगे ही रहते हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा गुण यह है कि यह असंख्य एवं अत्यंत कारीगरों का देश है। तारिक ए रशीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर दोगलात ने इसे फारसी भाषा में लिखा। इसमें उसने बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन
किया है। हबीब उस सियार व कानून ए हुमायूनी, इन दोनों ही पुस्तकों की रचना ख्वाजा मीर ने फारसी भाषा में की है। इन पुस्तकों से बाबर के अफगानों के विरुद्ध अभियान तथा हुमायूं के शासनकाल के प्रथम 3 वर्षों 1530 से 33 का वर्णन हमें प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। कानून ए हुमायूनी बाबर की मृत्यु के पश्चात ख्वाजा मीर हुमायूं की सेवा में आ गया। मार्च 1533 में उसने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया तथा मई 1534 के बाद पूरा किया। यह उसकी अंतिम रचना थी। कानून ए हुमायूनी फारसी भाषा में हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है जिसमें भूमिका सहित 9 अध्याय है। हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। 1529 में यह महाम बेगम के साथ भारत आई। बा, बाबर की मृत्यु के समय गुलबदन मात्र 8 वर्ष की थी। हुमायूं ने उसे बड़े प्यार से रखा। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के पराजित होने के पश्चात गुलबदन बेगम काबुल में रही तथा 1545 के हुमायूं की वापसी पर बड़ी प्रसन्न हुई। 1575 में मक्का गए हज शिष्टमंडल का नेतृत्व गुलबदन बेगम ने किया। 1603 में उनकी मृत्यु हुई। ताज़किरात उल वाक़ियात बादशाह अकबर के आदेश पर जोहर आफ्ताबची ने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की। जोहर आफ्ताबची बहुत वर्षों तक बादशाह हुमायूं को व्यक्तिगत सेवा में रहा तथा उसके सैनिक अभियानों में तथा उसके भगोड़े जीवन के समय में उसके साथ रहा था। इस कारण उसके इस ग्रंथ को हुमायूं के चरित्र, उसके जीवन की घटनाओं, उसके दुर्दिनों की स्थिति, अकबर का जन्म, अकबर के बाल्यावस्था के विषय में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अगला है तारिक ए दौलत ए शेरशाही। हसन अली खान ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ से शेरशाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन के बारे में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। तारिक ए शेरशाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही। अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा। अब्बास खां ने केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जिसका ज्ञान उसने उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जिनको उन घटनाओं का ज्ञान था। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह के कारनामों को इस रचना में उजागर करने का प्रयास किया। वह उसका इतिहास लिखने की अपेक्षा उसकी परिस्थिति लिखने के लिए तत्पर था। दुर्भाग्यवश क्योंकि इसने इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश अनुसार की और क्योंकि अकबर शेरशाह को एक विद्रोही मानता था, इसलिए उसने शेरशाह की जगह शेर खां के नाम से संबोधित किया है। वाक़ियात ए मुस्ताकी, इसे शेख रेज़ाकुल्लाह मुस्ताकी ने फारसी में लिखा है। मुस्ताकी ने शेरशाह के काल की कुछ घटनाओं का ही वर्णन किया है। उसके अनुसार फरीद को शेर खां की उपाधि एक चीता मारने के उपलक्ष्य में नहीं, बल्कि एक दृढ़ किले को जीतने के उपलक्ष्य में दरिया खां ने दी थी। तो तारिक ए शाही, जहांगीर के समय में पूर्ण किए गए अहमद यादगार के इस ग्रंथ को अधिक विश्वसनीय स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह किंवदंतियों पर आधारित है। फिर भी इसमें शेरशाह द्वारा किए गए अभियानों के विषय में सही जानकारी मिलती है। इसमें शेरशाह की मुद्रा प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तारिक ए फरिश्ता, फरिश्ता पहले अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह की सेवा में था। उसके पश्चात वह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की सेवा में चला गया। वहां उसने इस ग्रंथ को लिखा जो ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से बहुत उपयोगी माना जाता है। तारिक ए दाऊदी, अब्दुल्ला ने संभवतः जहांगीर के शासनकाल में इसे लिखा। उसने अपना विवरण बहलोल लोदी के शासनकाल से आरंभ किया, यद्यपि उसने विस्तृत रूप से शेरशाह के शासनकाल के बारे में ही लिखा है। अकबरनामा, इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में अकबर के जीवन के प्रथम 30 वर्षों का इतिहास है। दूसरे भाग में दूसरे भाग में अकबर के राज्यारोहण से उसके शासन के
46 वर्ष तक का इतिहास है और अकबरनामा को अबुल फजल द्वारा 5 भागों में लिखने की योजना थी क्योंकि वह सोचता था कि अकबर 120 वर्ष तक जीवित रहेगा। आइन ए अकबरी यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। इस ग्रंथ को अबुल फजल ने 5 भागों में लिखा है। आइन ए अकबरी 5 भागों का संकलन है जिसमें पहले 3 भाग में प्रशासन का विवरण है जिनमें कर्म से 10, 30 और 16 आइने हैं। पहला मंजिल आबादी शाही घर परिवार तथा उसके रखरखाव का विवरण है। दूसरा सिपह आबादी जिसमें सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था संबंधी विवरण है। तीसरा मुल्क आबादी यह भाग साम्राज्य तथा प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 सूबों का विवरण देता है। चौथा आइन के चतुर्थ भाग में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुओं, फसलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। पांचवें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय है जिसमें अकबर की कहावतें उसके शुभ वचनों का संग्रह है। अबुल फजल ऐसे प्रथम मध्यकालीन इतिहासकार हैं जिन्होंने मूल्यवान सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन किया। मोरलैंड ने आईने अकबरी को भारत के आर्थिक इतिहास हेतु आधार जुटाने वाली रचना माना है। अबुल फजल ने अकबर को इंसान ए कामिल के रूप में प्रस्तुत किया है। मध्यकालीन इतिहास लेखन में सर्वप्रथम अबुल फजल ने धर्मनिरपेक्ष शब्दावली के प्रयोग की शुरुआत की। अबुल फजल ने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का विवरण प्रस्तुत करने में 20 से अधिक बुद्धिमान लोगों के लिखित वक्तव्य प्राप्त किए हैं। हेनरी बेवरेज ने हेनरी बेवरेज के ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसमें अबुल फजल ने अकबर के शासन प्रबंध, कानून, नियम आदि का वर्णन किया है। आईने अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं है अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म एवं कला आदि का विवरण है। तबकात ए अकबरी इस ग्रंथ को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। यह अकबर का मीर बख्शी रहा था। तबकात ए अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इसमें भारत के मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास वर्णित है। तबकात ए अकबरी को पक्षपात रहित ग्रंथ भी माना गया है। उसने बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बैठाने के षड्यंत्र का भी वर्णन किया है। मुंतखब उत तवारीख अथवा तारीख ए बदायूनी इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी था। बादशाह अकबर के समय बादशाह अकबर के समय में वह इमाम के पद पर रहा था। अकबर ने उसे अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। उसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना तथा अन्य भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का दायित्व सौंपा था। बदायूनी अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने कई अरबी और संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया। संस्कृत के ग्रंथों में उसने महाभारत, रामायण और राजतरंगिणी, सिंहासन बत्तीसी आदि का अनुवाद फारसी भाषा में किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की नीतियों का घोर आलोचक था। बदायूनी के अनुसार अकबर की नीति इस्लाम के खिलाफ साजिश थी। बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में अपनी पसंद नापसंद को खुलकर बयां किया है। जैसे अकबर ने जब उसे महाभारत का अनुवाद करने को कहा तो उसने अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाए। बदायूनी हिंदुओं के राखी जैसे त्योहारों को बुरा कहता था। बदायूंनी को अपने जन्म लेने तक का अफसोस था, लेकिन इन्होंने स्वयं को यह कहकर सांत्वना दी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शेरशाह के काल में हुई। बदायूंनी अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची बयां करता है तथा उसने लिखा है कि अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बना दिया, विरोधी मुल्लाओं को कंधार भेज दिया जहां घोड़ों से उनकी अदला बदली की गई। अकबर ने दाढ़ी बनवाई और क्रीड़ा भवन स्थापित किया। तुजुक ए जहांगीरी यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसे जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 16वें यानी कि 1622 ईस्वी 16वें वर्ष तक लिखा है। बाद में अपने स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण उसने इसे लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मोतमिद खां को सौंप दिया।
जिसने उसे जहांगीर के शासनकाल के 29वें वर्ष तक पूरा किया था। 19वें वर्ष तक 19वें वर्ष तक इसे पूरा किया था। सम्राट मोहम्मद सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में मौलवी मोहम्मद हादी ने तुर्जुक जहांगीरी को पूरा किया तथा इसकी प्रस्तावना भी लिखी। इस प्रकार तुर्जुक जहांगीरी की रचना में तीन व्यक्तियों का योगदान रहा: जहांगीर, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी। इकबालनामा इकबालनामा को मोतमिद खां ने लिखा था। मोतमिद खां ईरान का निवासी था तथा मुगल शासन में मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ था। वह जहांगीर के शासनकाल के 16वें वर्ष दरबार में दाखिल हुआ था। पादशाहनामा तीन दरबारी इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों का नाम पादशाहनामा रखा। इन सभी ने मूलतः शाहजहां के काल का इतिहास लिखा है। मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहाँकालीन प्रथम राज के इतिहासकार था। इनके द्वारा लिखित बादशाहनामा शाहजहाँ के काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है। शाहजहाँ के शासनकाल के 8वें वर्ष कज़विनी को यह किताब लिखने का आदेश दिया तथा 20वें वर्ष में उसने शाहजहाँ के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखकर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इसके अलावा दूसरा पातशाहनामा ग्रंथ अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। शाहजहां ने जब मोहम्मद अमीन कज़विनी को गुप्तचर विभाग में नियुक्त कर दिया, तब व्यवस्था के कारण वह इस रचना को जब पूरा नहीं कर पाया, तो अब्दुल हमीद लाहौरी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा की रचना में अबुल फजल की अलंकृत शैली को ही आदर्श रूप में स्वीकार किया है। इसके पश्चात पातशाहनामा मोहम्मद वारिस के द्वारा अब्दुल हमीद लाहौरी की 1654 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब इसके शिष्य मोहम्मद वारिस ने इस कार्य को आगे बढ़ाया तथा पातशाहनामा को पूरा किया। मुंतखब उल लबाब या तारीख ए खाफी खां, इसका लेखक हासिम खाफी खां था। खाफी खां ने औरंगजेब के काल में इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा था। नुस्खा ए दिलकुशा, इस ग्रंथ का लेखक भीमसेन था। भीमसेन के ग्रंथ से औरंगजेब के काल के इतिहास पर, मुख्यतः दक्षिणी भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भीमसेन का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। प्रारंभ में यह औरंगजेब का मनसबदार था। बाद में राव दलपत बुंदेला की सेवा में चला गया। राव दलपत बुंदेला औरंगजेब के उन मनसबदारों में से था जो मराठों के खिलाफ लड़ रहे थे। जदुनाथ सरकार ने भीमसेन को एक महान संस्मरण लेखक कहा है। अपनी फारसी रचना नुस्खा ए दिलकुशा 1709 ईस्वी में वह दक्कनियों के पहनावे, रीति रिवाज, उनके खान पान की आदतों का खुलकर बयां करता है। उसकी रचना तत्कालीन दक्षिणी भारत के इतिहास को जानने हेतु अति उपयोगी है। खुलासात उत तवारीख, इसका लेखक सुजान राय खत्री था जो पटियाला का रहने वाला था। उसकी यह रचना हिंदुस्तान का इतिहास है जिसमें महाभारत काल के पांडव वंश से लेकर शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी तक का इतिहास समाहित है। उसने औरंगजेब के काल की आर्थिक दशा, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं व महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। भंडारी ने भंडारी ने अपनी रचना में हुंडी व बीमा प्रणाली का विवरण दिया है। सहार चमन चंद्रभाग ब्राह्मण चंद्रभान ने मुगल काल में 4 दीवानों के मातहत कार्य किया, जिससे इनके संबंधित जानकारी हासिल करने में बहुत मदद मिली है। आलमगीरनामा मोहम्मद कासिम सिराजी औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार था। इसने फारसी भाषा में औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास आलमगीरनामा नाम से लिखा है। तारीख औरंगजेब अबुल फजल मामूरी मामूरी औरंगजेब के समकालीन था। इसने जागीरदारी संकट को बेजागिरी की समस्या कहा है। फुतुहात आलमगीरी ईसरदास नागर ईसरदास नागर औरंगजेब का एक सैनिक अधिकारी था। इसने अपनी फारसी रचना फुतुहात आलमगीरी में औरंगजेब के शासनकाल के 34 वर्षों का इतिहास लिखा है। मसीर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खां साकी मुस्तैद खान ने फारसी में मासिर ए आलमगीरी का लेखन शुरू किया। बहादुर शाह प्रथम के राज्यकाल के दौरान
1710 ईस्वी में इसे पूरा किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण मुगल कालीन ग्रंथ है। एक तरफ पुस्तकों के नाम है, सामने उनके लेखकों के नाम है। प्रमुख पुस्तकों में पहली पुस्तक है तारीख ए दाऊदी, जो अब्दुल्ला के द्वारा लिखी गई थी। मीरात आरमदी जिसमें गुजरात का इतिहास है, यह अली मोहम्मद खां के द्वारा लिखी गई। बंगाल का इतिहास तारीख ए बांग्ला नाम से लिखा था सलीम उल्लाह के द्वारा। गोलकोंडा का इतिहास लिखा था तारिक ए मोहम्मद कुतुब शाही नाम से हबीब उल्लाह के द्वारा। मोहम्मद नामा नाम से बीजापुर का इतिहास लिखा था जहूर बिन जोहरी ने। कश्मीर का इतिहास तारिक ए कश्मीर नाम से लिखा था हैदर मलिक ने। तो जो के बाबरी जो बाबर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा बाबर के द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ है, जिसमें दीवान, यह एक काव्य संग्रह, रिसाल ए उसज, खत ए बाबरी, और इसके अलावा मुंबईयान। हबीब उस सियार है जो खोंदा अमीर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ख्वांदा मीर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ में कानून हुमायूनी भी ख्वांदा मीर का है। हुमायूंनामा जो लिखा था यह गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी। तारिक ए रसीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर दोगलत के द्वारा लिखा गया, जो बाबर का मौसेरा भाई था। तज़किरातुल वाक़िआत जोहर आफ्ताब के द्वारा लिखा गया, जो हुमायूं का नौकर था। तारिक ए शाही तारिक ए शाही या तारिक ए सलातिनी अफगान, जो अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया है। तारिक ए दौलत ए शेरशाही तारिक ए दौलत ए शेरशाही हसन अली खां के द्वारा। वाक़िआत मुस्ताकी जो रिजकुल्ला मुस्ताकी के द्वारा लिखा गया है। तूफ़ात ए अकबर शाही या तारिक ए शेरशाही तूफ़ात ए अकबर शाही या तारिक ए शेरशाही अब्बास का सरवानी के द्वारा लिखा गया। इसमें शेरशाह की जानकारी प्राप्त होती है। तो तारिक ए अकबरी आरिफ कंधारी के द्वारा। नफ़ाइल उल मसीर मीर अलाउद्दौला कज़विनी के द्वारा लिखा गया। मुंतखब उत तारिक अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए अकबरी जो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। तारिक अल्फी जो अकबर के आदेश पर 1000 वर्ष का इतिहास लिखवाया गया था। यह लिखने वाले प्रमुख जो इतिहासकार थे वह थे मुल्ला मोहम्मद दाऊद, नकीब खां, जाफर बेग, मौलाना अहमद और बदायूनी। सियासिर रहीमी लिखा था अब्दुल बाकी के द्वारा। अकबरनामा एवं तारिक ए हुमायूं शाही अकबरनामा और तारिक ए हुमायूं शाही जो शेख इलाहादाद फैजी सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। तुजु के जहांगीर की आत्मकथा स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई। इकबालनामा ए जहांगीरी जो मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया। मयासिर जहांगीरी ख्वाजा कामगार दरियत खां के द्वारा लिखा गया है। इंतखाब ए जहांगीरी शाह के लेखक अपरिचित है। सियासतनामा जो निजामुल मुल्क तुसी का ग्रंथ है। तारिक ए खान जहानी मखजानी अफगानी जो नियामत उल्लाह के द्वारा लिखा गया। पादशाहनामा जो 3 लेखकों के द्वारा लिखा गया था। पादशाहनामा का पहला भाग अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। पादशाहनामा नाम से दूसरा ग्रंथ लिखा था मोहम्मद अमीन कज़विनी ने, और पादशाहनामा से तीसरा ग्रंथ लिखा था मोहम्मद वारिस ने। शाहजहानामा लिखा था इनायत खां या मोहम्मद ताहिर के द्वारा। शाहजहानामा नाम से एक और ग्रंथ लिखा था मोहम्मद सादिक खान ने। अमले साहले लिखा गया था मोहम्मद साले के द्वारा। चहार चमन चंद्रभान के द्वारा। जुबातुल तवारिक जो नूरुल हक के द्वारा लिखा गया। वाक़िआत असद बेग का ग्रंथ है। तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी तारिक ए फरिश्ता जो फरिश्ता के द्वारा मोहम्मद कसीम हिंदुशाह के द्वारा। आलमगीरनामा काजिम सिराजी के द्वारा। आलमगीरनामा नाम से एक और ग्रंथ हातिम खां के द्वारा। आलमगीर नाम से एक और तीसरा ग्रंथ मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। वाक़िआत आलमगीरी आकिल खां के द्वारा। मासिर आलमगीरी मोहम्मद साकी मुश्ताक खां के द्वारा।
फुतुहात ए आलमगीर ईश्वरदास नागर का ग्रंथ है। नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया। खुलासात उत तवारिक सुरजान राय भंडारी के द्वारा। मुंतखब उल लुवाब खफी खां या मोहम्मद हासिम के द्वारा। मज्म उल बहरीन दारा सिकों का ग्रंथ है और सियारुल मुतखरीन है जो गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके पश्चात संस्कृत हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ, जिसमें सबसे पहले नंबर है पद्मावत, जो हिंदी भाषा में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। फारसी प्रकाश फारसी संस्कृत शब्दकोश है जो पद्म शंकर के द्वारा लिखा गया। अलोपनिषद संस्कृत भाषा में फैजी के द्वारा। सारोदेश वृत्तांत संग्रह संस्कृत भाषा में महेश दास के द्वारा। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसके पश्चात जहांगीर, चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित और कवि प्रिया केशव दास के द्वारा। रस गंगाधर और गंगा लहरी जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ के द्वारा। प्रेम वाटिका जो रसखान के द्वारा। सुरजन राय चरित महाकाव्यम चंद्रशेखर के द्वारा। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण पद्म सुंदर के द्वारा लिखा गया है। सूरसागर और भ्रमरगीत नाम से जो ग्रंथ लिखा था यह सूरदास ने लिखा था। 84 वैष्णवों की वार्ता विठल नाथ के द्वारा। सुंदर श्रृंगार बारह मासा सिंहासन बत्तीसी। सुंदर श्रृंगार बारह मासा और सिंहासन बत्तीसी जो सुंदरदास के ग्रंथ है। इसके पश्चात कुछ अनुदित पुस्तकें, मुगल काल में अनुवाद की गई कुछ पुस्तकें, जिसमें सबसे पहले महाभारत जो रज्मनामा नाम से अनुवाद की गई थी। महाभारत का रज्मनामा नाम से अनुवाद किया था मुल्ला शेरी ने, नकीब खान ने, बदायूनी ने, शेख सुल्तान हाजी ने। फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद किया गया था। रामायण का अनुवाद किया था बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान और फैजी के द्वारा। अथर्ववेद का अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। इसके पश्चात लीलावती, नल दमयंती और वेदांत का जो अनुवाद किया था यह किया था फैजी के द्वारा। भागवत पुराण का अनुवाद किया था राजा टोडरमल के द्वारा। हरिवंश पुराण का अनुवाद किया था मौलाना शेरी के द्वारा। राजतरंगिनी का अनुवाद किया था बहर उल असमाद नाम से मुल्ला साहब मोहम्मद साहबादी के द्वारा। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था दारा सिकों के द्वारा। सिर अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, यह भी किया था दारा सिकों के द्वारा। पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से अबुल फजल के द्वारा और कलीला दमन का अनुवाद भी अय्यार ए दानिश के द्वारा अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तो यह था आज का चैप्टर मुगल प्रशासन, जिसमें हमने मुगल प्रशासन, मुगल साहित्य के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला के बारे में 11 चैप्टर, और इसके पश्चात 12वां जो चैप्टर होगा वो होगा मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा के बारे में। तो मुगल कालीन चित्रकला और मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।